गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज 1 मई के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। दशकों तक फिल्म प्रेमियों का मनोरंजन करने वाले सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई की एक अस्पताल में गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और पिछले 2 साल से ल्यूकेमिया कैंसर से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया। ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर का पता चला और अमेरिका में करीब 1 साल तक कैंसर का इलाज कराने के बाद वे पिछले साल सितंबर में देश लौटे। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार सुबह उन्हें अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार मुंबई के मरीन लाइन्स में किया गया। 3 महीने पहले ऋषि की बहन ऋतु नंदा का भी कैंसर से निधन हो गया था। कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी की हस्ती ऋषि के परिवार में पत्नी नीता कपूर, बेटा रणवीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर है। ऋषि के निधन के वक्त रिद्धिमा दिल्ली में ही थी। उन्हें सड़क मार्ग से मुंबई जाने की इजाज़त दी गई। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को घर भेजने से पहले उनकी कोरोना जांच होगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों से आवाजाही के लिए जारी दिशा निर्देश का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है। वहीं यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने मजदूरों को लाने का प्रयास तेज कर दिया है। विशेष ट्रेन और निजी वाहनों की इजाज़त के सवाल के जवाब में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि अभी जारी आदेश बसों के जरिए ही लोगों को भेजने का है। राज्य इसी का पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार घट रही है। अब देश में 11 दिन में रोगी दोगुना हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले यह अवधि 3.4 दिन थी। सरकार ने कहा कि 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां यह अवधि और भी ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि हाल के दिनों में देश में कोरोना महामारी के मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी इजाफा देखने को मिला है। अब यह बढ़कर 25.19% तक पहुंच गया है, जबकि 14 दिन पहले यह दर महज 13.06% ही थी। देश के लिए यह राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र, गुजरात में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों की सर्वाधिक चर्चा हो रही है, लेकिन एक कंप्यूटर मॉडल से किए गए एक हालिया विश्लेषण के मुताबिक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी खतरनाक जोन के रूप में उभर सकते हैं। चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने चेताया है कि बिहार, झारखंड और बंगाल में 29 अप्रैल तक कुल संक्रमितों की संख्या 1200 से भी कम थी। हालांकि रिप्रोडक्शन नंबर के आधार पर कुछ दिनों में तीनों राज्यों में मरीज सबसे तेजी से बढ़े हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बाद रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी वीडियो मीटिंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी दी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोई काम नहीं होने जा रहा है। इस मामले को कोर्ट जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी ही याचिका अदालत में लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता याचिका में संशोधन करें। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि यदि नई संसद बन रही है तो विरोध क्यों? देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 67 लोगों की मौत हो गई तथा 1823 नए मामले आए हैं, जबकि इस अवधि में 575 लोग और स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना रोगियों की संख्या 33,610 और मरने वालों की संख्या 1075 पहुंच गई है।
वहीं 24,162 लोगों का देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 8,373 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जारी लॉकडाउन से राज्य सरकारों की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। अब प्रवासी मजदूरों के राज्यों के लौटने से दबाव और बढ़ा है। इन मजदूरों को रोजगार और रोटी दोनों उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अतिरिक्त आवंटन की जरूरत है। पहले से ही बंद तमाम उद्योग धंधों से राज्य की आर्थिक स्थितियां खराब हैं और वह इस स्थिति में केंद्र के सहारे हैं। अब केंद्र में 3 मई के बाद की रणनीति में कामकाज शुरू करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की योजना पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार के ध्यान में है, मसले पर विचार विमर्श जारी है। अभी इस संबंध में कुछ भी कहना असामयिक होगा। उधर भारत में फंसे 71 देशों के करीब 60,000 विदेशी नागरिकों को उनके देशों में भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि कई देशों में भारत के नागरिक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते देश की धीमी बढ़ती अर्थव्यवस्था में प्रस्तावित 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नई जान फूंकेंगे। 3 लाख करोड़ से अधिक की लागत की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। वहीं राज्यों के पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का विकास संभव हो पाएगा। इसी के साथ ही लाखों सड़क यात्री और सुगम सफर तय कर गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। देश में विकसित कुष्ठ रोग की दवा MW का कोविड रोगियों पर क्लिनिकल ट्रायल एम्स भोपाल में भी शुरू हो गए हैं, जबकि PGI चंडीगढ़ में यह परीक्षण पहले ही आरंभ हो चुके हैं। CSIR की निगरानी में परीक्षण हो रहे हैं। दावा किया गया है कि एम्स दिल्ली तथा राजधानी के एक बड़े निजी अस्पताल में भी 1-2 दिनों के भीतर आरंभ हो जाएंगे। आरंभिक अध्ययनों में कोरोना के उपचार में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित दवा माइकोबैक्टीरियम W कारगर समझी गई है। मशहूर अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां फौरन खोलने की जरूरत है। यह कदम बेहद सावधानीपूर्वक उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है, पर एक विभाजित समाज के साथ हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। कोरोना के असर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी भी अछूते नहीं रहे। अंबानी ने अपने पूरे साल का वेतन छोड़ने का निर्णय किया है। वहीं कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारियों के वेतन में 10 से 50% तक कटौती का फैसला किया गया है। जिन कर्मचारियों का पैकेज 15 लाख रुपए से कम है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन इससे ऊपर की आय वालों के वेतन में 10% की कटौती होगी। केंद्र सरकार पोषण और आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी योजनाओं पर अन्य योजनाओं की तुलना में ज़्यादा खर्च को तैयार है। केंद्र ने ICDS योजना के लिए एक तिमाही में बजट का 20% तक खर्च करने की अनुमति दी है, जबकि अन्य योजनाओं के लिए तिमाही में 15% यानी प्रति माह 5% खर्च की सीमा है। सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि पोषण व निचले स्तर पर बच्चों से जुड़ी योजना पर प्रतिकूल असर न पड़े। आंगनबाड़ी केंद्र कोविड-19 से जंग और लॉकडाउन की स्थिति में जमीनी स्तर पर ग्रामीण बच्चों व महिलाओं को पोषाहार पहुंचाने का जरिया है। शीर्ष अदालत ने ऐसे लोगों को राशन देने का विचार करने को कहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के समय की। याचिका में मांग की गई है कि PDS के राशन का उपयोग नहीं हो रहा है और अतिरिक्त राशन पड़ा हुआ है। ये राशन लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों में वितरित किया जा सकता है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। देश में अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले करीब 91% लोगों को प्रतिबंधों का दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। पंजाब में लॉकडाउन से निकलने के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल की समस्याओं का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में करीब 465 मिलियन वर्क फोर्स में से करीब 91% यानी 422 मिलियन अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले हैं। इन्हें सामाजिक व आर्थिक दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमी फोरम की गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक में कोविड
महामारी से निपटने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर सहमति प्रकट की गई। बैठक में 19 देशों के मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों के साथ देश के केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर गुरुवार को चर्चा की। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की और आगे की रणनीति बनाई ताकि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके। दिल्ली के प्रतिष्ठित इतिवृत्त लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का गुरुवार को एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। स्मिथ के परिवार ने बताया कि पिछले 4 माह से वह बढ़ती उम्र से होने वाली परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके पुत्र टोनी स्मिथ ने बताया, सोमवार को सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों, श्वसन संबंधी संक्रमण और किडनी फेल होने के कारण आज 7:30 बजे उनका निधन हो गया। आगरा में 1938 में जन्मे स्मिथ ग्वालियर आर्मी के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ के परिवार से हैं। इन्हीं कर्नल स्मिथ ने ग्वालियर के तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया की सेना को प्रशिक्षण दिया था। स्मिथ ने अपनी शिक्षा सेंट पीटर्स कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज से की, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1956 से ही अखबारों के लिए लिखना शुरू कर दिया। पत्रकार पिता थॉमस स्मिथ से प्रभावित स्मिथ ने भी वह पेशा चुना और दिल्ली में हुए। हालांकि उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा और अंत तक 25 अप्रैल 2020 तक अखबारों में लिखते रहे। उनकी प्रमुख किताबें हैं दिल्ली, अनमोल टेस्ट ऑफ ए सिटी, द दिल्ली दैट नो वन नोज आदि। उन्होंने ताजमहल पर भी एक किताब लिखी। स्मिथ के बारे में कभी लेखक खुशवंत सिंह ने लिखा था कि जब दिल्ली के ज्ञात, कम ज्ञात और अज्ञात स्मारकों के बारे में लिखने की आती है तो आर.बी. स्मिथ से बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने गुरुवार को राज्य में सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को जांच करने से मना नहीं किया जाए। इस संबंध में निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ ढेर शिकायतें आ रही हैं। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रति चेताते हुए मेहता ने कहा कि आदेश 2 मई से लागू होंगे। राज्य में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को किसी भी परिस्थिति में मरीजों को बिना जांच के नहीं लौटाने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI लॉकडाउन में कठिनाइयों का सामना कर रहे स्वतंत्र रूप से वकालत करने वाले वकीलों की आर्थिक मदद के लिए आपात कोष बनाने पर विचार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति NV रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। इस दौरान कहा गया कि जब पूरा देश कठिनाई का सामना कर रहा है तो इसी समय में वह कोई कोष बनाने और वकीलों के लिए एक विशेष श्रेणी तैयार करने के बारे में निर्देश नहीं दे सकती है। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को देखते हुए बीमा कंपनियों ने नया प्लान तैयार किया है। अब गाड़ी की ड्राइविंग के आधार पर प्रीमियम तय होगा। इससे कम गाड़ी चलाने वाले ग्राहक का बीमा सस्ता हो जाएगा। एक निजी कंपनी ने ड्राइविंग के आधार पर प्रीमियम का प्लान पेश कर दिया है। सरकारी क्षेत्र की न्यू इंडिया इंश्योरेंस सहित 3 अन्य कंपनियां भी जल्द इस प्लान को पेश करने की तैयारी में हैं। सड़कों पर गाड़ियों की भागदौड़ कम से कम 30% घटने का अनुमान है। बीमा नियामक IRDA ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा था कि गाड़ियों की कम ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान तैयार करें, जिसमें ड्राइविंग के आधार पर प्रीमियम तय किया जाए। यह योजना बीमा नियामक की सैंडबॉक्स परियोजना के तहत निजी कार मालिकों के लिए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बनाई गई टीम 11 के प्रभारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की तात्कालिक आवश्यकता होने पर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मंगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके। L2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन तथा L3 चिकित्सालय में प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।
लॉकडाउन में 36 दिन बीत चुके हैं। काम धंधा बंद होने से लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में ज़्यादातर घरों में पारिवारिक सामंजस्य बिखर रहा है और कलह बढ़ गई है। लॉकडाउन में झगड़ों की वजह से तंग आकर 46 लोगों ने खुदकुशी कर ली। इसमें 28 ने फांसी लगा ली तो वहीं 18 ने जहर खाकर जान दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएड फर्जी डिग्री मामले में राज्य सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने लोगों को कोई राहत नहीं दी है और सरकार के फैसलों को सही बताया है। अंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 1700 शिक्षकों को विभाग बर्खास्त कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुधवार को आने वाले दिन बेहतर होने का आश्वासन देने के बाद अमेरिका में 50 में से 35 राज्यों ने कामकाज दोबारा शुरू करने की औपचारिक योजना जारी कर दी है। देश में कोरोना वायरस के कारण कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। अमेरिका में वायरस से संक्रमित होने के बाद पिछले 2 महीनों में 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, मुझे बताया गया कि 35 राज्यों ने दोबारा कामकाज शुरू करने के लिए औपचारिक योजनाएं जारी कर दी हैं। इनमें से कई प्रशासन में यहाँ हमारी टीमों से भी परामर्श कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन पर फिर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नवंबर में होने वाले चुनावों में चीन उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकने को किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे हराने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। चीन उनके प्रतिद्वंदी बाइडेन को जिताना चाहता है ताकि चीन के अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में दबाव कम हो सके। उन्होंने फिर कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसे इसके बारे में दुनिया को जल्दी बताना चाहिए था। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 32 लाख से अधिक ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब ब्रिटेन मौत के मामलों में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक दुनिया में 32,71,612 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2,31,251 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक कुल 10,75,643 लोग संक्रमित हुए हैं। गूगल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम और स्काइप को कड़ी टक्कर देने के लिए अपनी गूगल मीट सुविधा को सभी के लिए मुफ्त कर दिया है। इसके जरिए उपयोगकर्ता मुफ्त में वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे पहले इसके लिए पैसे चुकाने पड़ते थे। गूगल के मुताबिक मुफ्त सुविधा 30 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेगी। गूगल मीट में कॉन्फ्रेंसिंग की समय सीमा 60 मिनट होगी। हालांकि यह कोई पाबंदी नहीं है, इस समय सीमा के बाद भी बातचीत जारी रखा जा सकेगा। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया भर में फार्मा कंपनियां लगातार दवाइयों का परीक्षण कर रही हैं। इसी के एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक के नेतृत्व में विषाणुरोधी दवा रेमडेसिविर के तीसरे चरण में परीक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर चीन ने इस दावे पर कहा है कि यह दवा फायदेमंद नहीं है। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया भर में फार्मा कंपनियां लगातार दवाइयों का परीक्षण कर रही हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए जा रहे संगठित सेक्स रैकेट पर चिंता जाहिर की है। प्रतिबंधित आतंकी समूह यहां स्थानीय महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशन पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां आतंकी समूहों द्वारा महिलाओं का अपहरण कर उनसे बलात्कार की फिल्म बना ब्लैकमेल किया गया। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका और यूरोपीय देशों में बच्चों में एक दुर्लभ बीमारी फैल रही है। इसमें बच्चों के शरीर में खून पहुंचाने वाली रक्त धमनियों में सूजन आ जाती है। ज़्यादातर डॉक्टर संक्रमण को इनकी वजह मान रहे हैं। कम से कम 6 देशों में ऐसी दुर्लभ बीमारी के 100 मामले देखे गए हैं। इसे कावासाकी से मिलता जुलता माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी के दुष्चक्र से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वे देशी विदेशी नागरिकों को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खास कोशिश करें। अब मोदी स्वयं भी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ भारत को निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाने की कई नई रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने
एक के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक कर निवेशकों को लुभाने की भावी रणनीति का खाका खींचा। घरेलू और विदेशी बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के दम पर इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में गुरुवार को निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जल्द राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीदों और यूरोप व अमेरिका में लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने की उम्मीदों पर सुधरे शेयर बाजारों ने निवेशकों का मनोबल ऊंचा उठाए रखा। इसके चलते शेयर बाजारों में के लिए मई 2009 के बाद इस वर्ष का अप्रैल सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी करीब 14% मजबूत हुए। अप्रैल के आखिरी दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयर वाला प्रमुख सूचकांक 997.46 अंक यानी 3.05% उछाल पर 33,717.62 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का 50 शेयर वाला निफ्टी भी गुरुवार को कारोबारी के आखिर में 306.55 अंक यानी 3.21% मजबूत होकर 9,859.9 अंक पर स्थिर हुआ। कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ करने में प्रोटीन व विटामिन C युक्त भोजन लाभकारी सिद्ध हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हो रहा है और वह जल्दी ठीक हो रहे हैं। लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे कामगारों व छात्रों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएं। प्रवासियों को वापस लाने की अनुमति संबंधी गाइडलाइन जारी होने के बाद बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल, राजस्थान व तेलंगाना की सरकार ने गुरुवार को साफ कह दिया कि बस चलाकर लोगों को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से वापस ला पाना या भोजन संभव नहीं है। केंद्र को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने निकटवर्ती राज्यों से लोगों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 10 दिनों में खाड़ी देशों के साथ प्रमुख साझेदार देशों के साथ बात की। खाड़ी के कुछ देशों के कुछ लोग सोशल मीडिया पर भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। खाड़ी देशों से भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ हो रहे हैं। सऊदी अरब और ओमान ने भारत से ज़्यादा चिकित्सा कर्मियों की मांग की है, जिस पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, लाते हुए कश्मीर पर भारत की नीति का समर्थन किया है। पार्टी ने नए प्रमुख कीर स्टारमर ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मसला बताया है, जिसे दोनों देशों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है। इस तरह के बांटने वाले मुद्दों के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन में रहने वाले समुदायों को बांटने वाले मुद्दों को उठाने की इजाज़त नहीं दे सकती है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।